हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। हमने अपने पीछे वाले वीडियो सेशन में देखा था कि जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पित्त लवण, पित्त वर्णक, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। पाचन की प्रक्रिया हमारे चल रही थी। थोड़ा सा पाचन का पार्ट बच गया था, उसमें हम देखने वाले हैं। आज हम शुरुआत करते हैं अपेंडिक्स से। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यह बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में। अगर इस इक्वेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में इक्वेशन किस प्रकार से पूछा जाएगा? अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, छोटी आंत के अग्रभाग में, और जहाँ छोटी आंत खत्म होती है वहाँ बड़ी आंत प्रारंभ होती है वहाँ। या मतलब 3-4 प्रकार के अलग अलग प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाए तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यह बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में पाया जाता है। जहाँ से बड़ी आंत प्रारंभिक होती है वहाँ पर ये अपेंडिक्स पाई जाती है। वर्तमान में ये मानव का अवशेषीय अंग है। वर्तमान में ये मानव का अवशेषीय अंग कैसे हो गया? प्राचीन काल में क्या होता था? मानव जो है वह घास फूस पत्ते वगैरह खा लिया करता था, तो उन सब में सेलुलोज की मात्रा होती थी। उन सेलुलोज को पचाने के लिए इस मानव शरीर के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती थी? अपेंडिक्स की। अब वर्तमान समय में क्या होता है? मानव ने अपना जो आहार है वो नियंत्रित कर लिया है, इसलिए अब इस अपेंडिक्स की हमारे शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे शरीर का अवशेषीय एक अंग है। जबकि अगर खरगोश की बात की जाए तो खरगोश में जो अपेंडिक्स है इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। खरगोश में आज भी अपेंडिक्स है वो यथावत रूप से काम करती है। आगे अगर मानव में अब अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषीय अंग है, यानी हमारे शरीर में किसी काम का ये अंग नहीं है, फिर भी अगर मानव में अपेंडिक्स में कई बार भोजन का कोई टुकड़ा चला जाता है तो जिससे अपेंडिक्स में देखिए अब उसमें उसको पचाने की क्षमता तो है नहीं, क्योंकि वो तो सेलुलोज का पाचन करती है। अगर वो ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेंगी? वो जो भोजन का टुकड़ा है वो वहाँ सड़ने या गलने लग जाएगा, जिससे वहाँ पर एक विषैली गैसों का निर्माण होगा, और विषैली गैसों के निर्माण के कारण उस अपेंडिक्स पे दबाव बढ़ेगा और उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे अपेंडिक्स जो है, और कई बार ज़्यादा समस्या होने के कारण इसको डॉक्टर द्वारा काट के अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसको सही करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सही करने का क्या मतलब है इसका, जब हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अब हम देखते हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी है वो क्या होती है। ये अक्सर देखिए जो मोटापे से परेशान है उनके लिए फायदेमंद है। कैसे? ये जो है सर्जरी ये मोटापे को दूर करने का एक सबसे प्रचलित तरीका है। इसमें मोटापे को दूर किस प्रकार से किया जाता है? हमारे जो छोटी आंत है उसकी लंबाई जितनी भी है उसकी लंबाई को काट करके कम कर दिया जाता है। अगर लंबाई उसकी कम हो जाएगी तो हमारा शरीर जो है वो भोजन की मांग क्या करता है? कम करता है। इस पूरी सर्जरी को क्या कहते हैं? बेरियाट्रिक सर्जरी। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? मोटापे से परेशान व्यक्ति के लिए छोटी आंत को काटकर कम कर दिया जाता है। इस सर्जरी को क्या कहते हैं? तो इसका नाम क्या हो गया? बेरियाट्रिक सर्जरी। अब बात करते हैं हर्निया की। हर्निया क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हर्निया क्या केवल पुरुषों में होता है या महिला दोनों में होता है? तो इसका आंसर है हर्निया पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में होता है। अब आगे देखते हैं, जब आंतों की लंबाई बढ़ जाती है तो पुरुष में तो वह वृषण कोश में प्रवेश कर जाती है तथा महिलाओं में पेट के पास जमा हो जाती है। कहाँ होती है? देखिए पुरुषों में तो वृषण कोश में तथा महिलाओं के पेट में जमा हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत अब हम देखते हैं कि अवशोषण, भोजन का कितने प्रतिशत अवशोषण कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी जगह पर कितना क्या अवशोषण होता है। सबसे पहले भोजन जो है हम मुख गुहा में लेते हैं। तो जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश करते हैं तो मुख गुहा से केवल और केवल किनका अवशोषण होता है? औषधियों का। औषधियाँ भी कौन सी? जो लिक्विड वाली, जो हम कफ सिर्फ लेते हैं, उनका अवशोषण कहाँ से होता है? मुख गुहा में होता है। बात करते हैं आगे इसके आमाशय की। आमाशय में किस किस का अवशोषण होता है? आमाशय में एक तो लिक्विड यानी जो जल है उसका, और एक सरल शर्कराएं तथा एल्कोहल का
अवशोषण होता है। इसी वजह से जब कोई मान लो कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो तुरंत ही उसे नशा नहीं आता है। तो जब तक वो आमाशय में जाता है और आमाशय में उसका इफेक्ट पड़ता है तब जाकर के मनुष्य जो मानव है वो लड़खड़ाने लगता है। तुरंत उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, 20-25 मिनट बाद में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो छोटी आंत है। छोटी आंत में क्या अवशोषण होता है, किन किन का अवशोषण होता है? छोटी आंत में एक तो खनिज तत्वों का अवशोषण होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण होता है, प्रोटीन, वसा तथा विटामिनों का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन आ जाए क्वेश्चन में, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? मुख गुहा में, दूसरा ऑप्शन आमाशय में, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत में, चौथा ऑप्शन बड़ी आंत में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? छोटी आंत में इन सभी का अवशोषण होता है। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत से किन किन का अवशोषण होता है? बड़ी आंत में एक तो होता है जल का, और एक जो बाकी औषधियां बच गई, एक तो जो क्या थी कफ सिरप है, उनका तो अवशोषण वही हो जाता है मुख गुहा में। बाकी बचने वाली औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अब हम बात करते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोजन को संग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब बात करेंगे आगे हम लीवर की। लीवर जो है, लीवर क्या होता है, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, और सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। परीक्षा में पूछ लिया जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो है वह लीवर यानी यकृत। दूसरी चीज, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो दूसरा ऑप्शन बन गया हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? वह यकृत। तीसरी चीज, इसको शरीर का भोला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शरीर का भोला, शरीर का भोलेनाथ कहते हैं। अब इसके कार्य देखते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। इसका पहला कार्य है पित्त रस का निर्माण। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? ये यकृत यानी लीवर करता है। दूसरा इसका कार्य क्या है? दूसरा कार्य है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। तीसरा ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तथा ऊपर हमने क्या देखा था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने की प्रक्रिया है, पहले तो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहे थे, वो काम कौन करता है? ग्लाइकोजिनेसिस। अब यदि जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो तो वो भी काम लीवर कर देता है। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे वाला जो है वो है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, इसका काम क्या है? जो एमिनो एसिड है हमारे शरीर में, एमिनो एसिड को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। यकृत में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। यकृत में क्या पाई जाती है? लीवर में मास्ट कोशिकाएं जो हिपेरिन का स्त्राव करती है। अब हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन के बारे में देखते हैं। हिपेरिन एक प्रकार का प्रतिस्कंदक है। तो ये याद रखना, यकृत जो है लीवर, उसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तथा वह हिपेरिन का स्त्राव करती है। और देखते हैं लीवर के क्या क्या कार्य है। लीवर का देखिए, अब लीवर जो है आगे वाला कार्य है वसा में घुलनशील जो विटामिन है, जो ऐसे विटामिन जिनका वसा में आसानी से घुलन हो जाता है, वह विटामिन ए, डी, ई, के, इनका संश्लेषण कौन करती है? यकृत यानी अपनी लीवर। आगे यकृत विष को धारण करता है। यकृत क्या करता है? विष को धारण करता है। और विष को धारण किसने किया था? भगवान भोलेनाथ ने। इसलिए यकृत को हमारे शरीर का भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि ये विष का वो धारण करता है। आगे यकृत जो है ऑर्निथिन चक्र द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है, कौन कौन से बदलता है? जैसे 4 ऑप्शन दे दे तो करेक्ट आंसर होगा हमारा लीवर। ठीक है। बुर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है?
जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तब होता है वो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। अब हम बात करेंगे ग्रंथियों की। ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, उनका क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार की ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सारा का सारा पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे हम देखते हैं ग्रंथियाँ। अब ग्रंथियाँ क्या होती है, पहले उनकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रंथियों की परिभाषा: कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो तरल पदार्थों का स्त्राव करे, उसे ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो लिक्विड्स जो है उनका स्त्राव करती है, उन्हें ग्रंथियाँ कहते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? ऐसी ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो हार्मोन का स्त्राव करती है वह अंतःस्रावी कहलाती है, और जो एंजाइम का स्त्राव करती है वह बहिस्रावी करती है। तथा तीसरी होती है मिश्रित, जो हार्मोन का भी स्त्राव कर लेती है और एंजाइम का भी स्त्राव कर लेती है। तो सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पूरी डिटेल के साथ इसको देखेंगे, ये कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्राव करती है वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज ये है, मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर का नियमन तथा नियंत्रण करती है। अभी इसका क्या हो गया? मानव की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनका काम क्या है? ये तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के हमारा जो शरीर है उस शरीर का नियंत्रण भी करती है और इसका नियमन भी करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब दूसरी बात ये पूछ ली जाए, अंतःस्रावी जो विज्ञान है उसका जनक कौन है? इस अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है थॉमस एडिसन। इसका जनक कौन है? थॉमस एडिसन। अब आगे इस प्रकार से चीजें पूछी जाएगी, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं क्या इनमें नलिकाकार संरचना पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाकार संरचनाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो ऑप्शन पूछे जाए, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है वो कौन सी है? अंतःस्रावी या बहिस्रावी? तो इसके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन, इनमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ ही हार्मोन कहलाता है। क्या बोला? अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाला जो केमिकल पदार्थ है उसको हार्मोन कहते हैं। अब पूछा जाए कि हार्मोन की खोज किसने की थी? हार्मोन की खोज की थी स्टार्लिंग ने। हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग ने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसी अम्ल तथा स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। हार्मोन संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं और हार्मोन्स जो है उनका लक्षित अंग है वह दूर होता है। ठीक है, अब इससे आगे की जब बात करते हैं वो देखिए उसमें क्या है। अब है, सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था? क्या प्रश्न पूछा जाए? सबसे पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से कि सबसे पहला हार्मोन जो है कौन सा खोजा गया था? तो उसका नाम है सिक्रेटिन, जो कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। अब बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है और उन सब के क्या क्या कार्य है, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उन सब की बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहली ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। इस प्रकार से ये हमारा मस्तिष्क का मान लिया ये अग्रभाग है। इस अग्रभाग में इस फे क्या लिखा है? ये हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। स्फेनाइड जो हड्डी है, कहाँ पे? स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है। ये जो हमारे सामने जो सिर के सामने की जो हड्डी है इसको कहते हैं स्फेनाइड हड्डी। और यहाँ पर इस प्रकार से ये मटर के दाने के रूप जैसी लटकी हुई रहती है।
और इसका आकार तो जो कैसे होता है मैंने बताया था, मटर के दाने के समान। इसका जो भार है, इसका जो वेट है, भार बहुत ही कम होता है, 0.3 ग्राम से लेकर 0.4 ग्राम के बीच में होती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी है, फिर भी किसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि कहने का कारण क्या है, क्योंकि ये बाकी सभी 8 ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। आगे देखते हैं कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग और एक होता है पश्च भाग। क्या क्या होता है, एक होता है अग्रभाग और एक होता है पश्च भाग। अग्रभाग को क्या क्या कहते हैं, देखिए अग्रभाग को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्रभाग को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। जो पश्च भाग है उसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो देखिए, वो आसानी से याद ऐसे रख सकते हो। ये वाला देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे GLAT FMPOA, यानी कह सकते हैं गलत FMPOA। क्या बोला, गलत FM पर बोल आवाज आई OA। तो देखिए ये कौन कौन से हार्मोन, इन सब के बारे में एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हार्मोन हैं। तो पहला GLAT लिखा था, तो सबसे पहले G की बात करते हैं। G यानी ग्रोथ हार्मोन, या इसको क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ये इसके नाम हो गए। यह हार्मोन शरीर की जो शारीरिक वृद्धि है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब आगे बात की जाए, अगर किसी बाल्यावस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर जो है बौना रह जाता है, और जो शरीर बौना रह जाता है उसको क्या कहते हैं, एक बीमारी होती है, बीमारी का नाम है ड्राफेनिज्म। वहीं इसकी बजाय अगर बाल्यावस्था में इसकी अधिकता हो जाए, या मान ली वयस्क अवस्था में भी इसकी अधिकता हो जाए, तो क्या होगा, शरीर जो है भीमकाय हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा भीम के जैसा। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, जाइगेटिज्म। जब इसकी कमी रहती है तब तो शरीर बौना रहता है और ड्राफेनिज्म कहलाता है। जब इसकी अधिकता हो जाती है तब शरीर भीमकाय हो जाता है तथा इसको जाइगेटिज्म रोग कहते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे, एक्रोमेगेली क्या होती है। एक्रोमेगेली की बात करते हैं। वयस्क अवस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए, वो तो बाल्य अवस्था की थी, जब कमी हो जाती है तो वो शरीर बौना रह जाता है, अधिकता हो जाती है तो शरीर भीमकाय हो जाता है। मैं बात करता हूँ अगर वयस्क अवस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तो जो हमारा बॉडी है उसमें किसी एक पर्टिकुलर अंग में उसकी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो किसी की हिचकी बढ़ने लगती है, किसी की गर्दन बढ़ने लगती है, किसी का पूरा सिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार से बोला जाता है किसी एक पर्टिकुलर अंग की वृद्धि होने लगती है, और इस पूरे को क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली कहा जाता है। ये हो गया। अब दूसरा जो हार्मोन है, पहला तो हो गया था ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या है, ये हार्मोन पुरुषों में तो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये हार्मोन पुरुषों में क्या काम करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और इसे क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तथा यही सेम हार्मोन महिलाओं में क्या काम करता है, ये महिलाओं में अंडोत्सर्ग का कार्य करता है। अब ये क्या होता है अंडोत्सर्ग, अंड कोशिका का अंडाशय से फिलोपियन ट्यूब में आना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब तीसरा जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा है, वो देखिए ACHT। क्या नाम हो गया, ACHT, एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो है एडिनल ग्रंथि से हार्मोन का स्राव को प्रेरित करता है। ये एडिनल ग्रंथि जो है उसको ऑर्डर बोल देता है, बोला कि तू हार्मोनों का स्रावण करती रहे। नेक्स्ट TSH, थायराइड क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि से हार्मोनों का स्रावण को प्रेरित करता है। ये वहां बोल जाके थायराइड ग्रंथि से हार्मोनों का स्रावण करने के लिए प्रेरित करती है। आगे वाला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
MSH ये अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। ये बोलता है कि हाँ चलो आप अंडे बनाओ, अपना काम शुरू कर दो। नेक्स्ट जो है वो है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है मेलेनोटिन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। आगे वाला है प्रोलेक्टिन या दुग्ध हार्मोन। इसको पीछे लिखा था प्रोलेक्टिन या दुग्ध हार्मोन। ये दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। जो छोटा बच्चा होता है दूध का सेवन करता है, वो दूध है वो कौन से के द्वारा बनाया जाता है, वो दुग्ध हार्मोन या प्रोलेक्टिन हार्मोन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट जो है 8 नंबर उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन जिसका दूसरा नाम पिटोसिन, तीसरा नाम बर्थ हार्मोन, चौथा नाम लव हार्मोन, पांचवा नाम मिल्क हार्मोन और इसका छठा नाम भी होता है जिसे कहते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। यानी इसके बहुत सारे नाम हो गए, बहुत सारे नाम है तो इसका काम भी बहुत सारे होंगे। देखते हैं किस प्रकार से। गर्भवती महिला में इसका काम क्या है वो देखिएगा। यह है गर्भवती महिला के गर्भाशय तथा योनि के अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है जिससे गर्भ तथा योनि के आकार बढ़ जाता है। ये हार्मोन प्रसव के समय प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। प्रसव के समय होने वाली पीड़ा कौन से हार्मोन द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो वह बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन, मिल्क हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन। ये सारे एक ही हार्मोन के नाम है और इसका मेन पूरा ओरिजिनल नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे बोला जाए तो वर्तमान में अमेरिका तथा यूरोप में ऑक्सीटोसिन जो है तथा प्रोलेक्टिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं गायों और भैंसों को। वर्तमान में अमेरिका तथा यूरोप में ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलेक्टिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं गायों और भैंसों को, ताकि जिससे दुग्ध उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब जो लास्ट हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होकर यानी पीयूष ग्रंथि का अंतिम जो है वो कौन सा है, वो है ADH। कौन सा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है देखिएगा। इसका काम ये है, ये शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखती है। जल ज़्यादा हो तो भी उसका इलाज करती है, लवण ज़्यादा हो तो भी इसका इलाज करती है। लंबे समय तक अगर कोई मनुष्य या मानव चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन करता है तो इस हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग हो जाता है। एक रोग होता है उसका नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग। इस रोग के कारण क्या होता है, जैसे सामान्य मनुष्य जो है वो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है, जिसमें ये वाला रोग हो जाता है वह मनुष्य प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लीटर मूत्र का त्याग करने लग जाता है। इसके लिए उसको अलग से एक टॉयलेट बनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि अगर जैसे वो गया आगे से पहले से बुकिंग है तो उसके लाले की समस्या बढ़ जाएगी। दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है ये भी हमारे लिए ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।